हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 का पार्ट 4, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस पीरियड के दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुई हमारे देश के अंदर। तो डियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए तो वो हमारी इकलौती इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरे तरीके से बर्बाद करके गए थे, राइट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दी थी बुरे तरीके से। तो क्या कुछ 1950 में स्टेप्स लिए गए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहीं ना कहीं अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि डियर हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किसी भी इकोनॉमी को सक्सेसफुल होने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द थिंग जो आपके पास जो रॉ मटेरियल है जो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाकर ही जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है कहीं ना कहीं। तो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स जो थे उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए 1950 से 1990 में, वो हम आपको इस पार्ट में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ हुई। ये देखिए, अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमारे पास सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज ही बची थी, वो भी खास तौर पे कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज, राइट, जो कि आपके पास उस टाइम अंग्रेजों के बेनिफिट के लिए भी काम आती थी, क्योंकि वो लोग क्लॉथ प्रोडक्ट्स के लिए हमारी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करवाते थे, राइट। तो दो इंडस्ट्रीज आपके पास एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी। और अगर हम बात करें वेल सेटल्ड वेल मैनेज्ड, अगर हम दो इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, दो वेल मैनेज्ड आपके पास अगर इंडस्ट्रीज थी, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, टाटा और बिरला, ये दो नाम ही हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम इंडस्ट्रीज के नाम की बात करें तो एक आपके पास इंडस्ट्री थी जमशेदपुर में, आप जानते हो कि जमशेदपुर टाटा जी के नाम से भी फेमस है, जमशेदपुर टाटा, और दूसरी हमारे पास थी कैलकाटा में, राइट। तो ये दो तीन गिने चुने आप ये कह सकते हैं आपके पास कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्रीज के नाम थे। तो कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज, कुछ जूट इंडस्ट्रीज और ज्यादा से ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडस्ट्री का सर्कल बहुत स्मॉल था, ज्यादा बड़ा सर्कल हमारा नहीं था। तो देयर इज अ बिग नीड कि हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ स्टेप उठाए जाए। बट द बिग क्वेश्चन बिफोर आर पॉलिसी मेकर्स कि ये जो इंडस्ट्रीज ओपन होनी चाहिए, इस इंडस्ट्रीज को ओपन करने में पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा होना चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे पॉलिसी मेकर के सामने सबसे बड़ा था। बट कई रीजंस थे जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर उतना उभर कर नहीं आ पाया इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1991 के बाद ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा बूम देखने को मिला, बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। उससे पहले कोशिशें करी गई लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो किसका रोल ज्यादा रखा जाए, प्राइवेट का या पब्लिक का? तो हमारा जो पॉलिसी मेकर्स थे वो काफी कंफ्यूज थे। बट कुछ रीजंस ऐसे थे जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा नहीं रहा, पब्लिक सेक्टर का ही रोल ज्यादा रहा। तो रीजन फॉर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, किस वजह से पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल रहा, यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही हमें नजर आता था। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं था। पहला रीजन, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास उस टाइम नहीं थी। तो गवर्नमेंट जो है वो उसके पास ऑब्वियसली कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले ज्यादा पैसा था, तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में नीडेड होती है और वो प्राइवेट सेक्टर के उस टाइम शॉर्टेज थी। तो फर्स्ट रीजन, बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर द ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए पब्लिक सेक्टर ने ही आगे बढ़कर इंडस्ट्रीज को ओपन किया। दूसरा रीजन, उस टाइम आपके पास अगर आप बात करेंगे जो आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनकी ज्यादा डिमांड नहीं, तो लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी लोग मैन मेड प्रोडक्ट्स या हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया करते थे, क्योंकि गांधी जी ने मूवमेंट चलाया जिसके बाद अंग्रेजों के जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उनका हमने कहीं ना कहीं जो है हटाना शुरू कर दिया, उनको बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके बाद से एकदम से वापस इंडस्ट्रियल गुड्स की तरफ आना कोई इतना आसान नहीं था, तो इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, ये भी एक रीजन था। और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर उस तरफ जहाँ प्रॉफिट ज्यादा हो वहां बढ़ता है,
तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर का ही रोल ज्यादा रहा उस टाइम इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, प्राइवेट सेक्टर का नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। उस टाइम हमारी कंट्री को एक सोशल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं वो समाज सेवा के लिए नहीं खुलती हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि उनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग था, सोशल वेलफेयर नहीं। इसलिए भी आप देखेंगे कि उस समय 1950 की बात हम कर रहे हैं, 1950 से 1990 की बात कर रहे हैं, उस दौरान ज्यादा जो रोल रहा इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में वो पब्लिक सेक्टर का ही रहा। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह थे कि पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। अगर आप रेलवे की बात करें या फिर आप एयरक्राफ्ट की बात करें, आपको सिर्फ एयर इंडिया नजर आता था, रेलवे में भी आपके पास कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था, बिजली में भी प्राइवेट सेक्टर नहीं था, गवर्नमेंट था, एनर्जी, ऑटोमिक पावर, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक है। बट धीरे धीरे 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर भी कम्पीट करने लगा पब्लिक सेक्टर के साथ। 1991 में क्या हुआ वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, इस दौरान क्या 1950 से 1960 में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई? तो यस, देयर इज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 जिसमें क्या करा गया, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करा गया बच्चों। 1956 में इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में किनको रखा गया, शेड्यूल बी में और शेड्यूल सी में। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज रखी गई जिन पर पूरा कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट का था, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, जिसमें एग्जांपल के तौर पे आप रेलवेज ले सकते हैं, एटॉमिक पावर्स जो एनर्जी होती है, एटॉमिक पावर्स हो गए, ठीक है, आर्मी हो गई और हथियार बनाना हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गई आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो ये सारी चीजें जो थी वो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं आ सकता। शेड्यूल बी डियर आया, उसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज रखी गई, इन पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, नो डाउट, लेकिन इनको सपोर्ट जो था वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड करा गया। तो जो सपोर्ट था यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल आ गया कहीं ना कहीं, तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करने लगा। इसमें अगर आप एग्जांपल के तौर पे पूछेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, इस तरीके की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखी शेड्यूल बी में, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए था, तो इसे शेड्यूल बी में रखा गया। और जो भी इंडस्ट्रीज शेड्यूल में ए में नहीं आ पाई, शेड्यूल बी में नहीं आ पाई, वो सारी की सारी रिमेनिंग इंडस्ट्री जो थी वो शेड्यूल सी में चली गई, और ऑब्वियसली इसमें सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर है, यानी वो इंडस्ट्री जिस पर पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा वो शेड्यूल सी में कवर करी जाने लगी, राइट। चलिए, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अलावा 1951 में गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनिएगा, इंडस्ट्रियल एक्ट एक पास हुआ जिसके अंदर लाइसेंसिंग सिस्टम भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा। तो इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 में एक बहुत बड़ा कदम गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया, लाइसेंस सिस्टम, ठीक है। और इस लाइसेंसिंग सिस्टम में गवर्नमेंट के द्वारा आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर यू ओपनिंग अ न्यू एंटरप्राइजेस, यानी अगर आप एक न्यू इंडस्ट्री खोल रहे हो तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और आप एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं, तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब आप एक प्रोडक्ट में ऑलरेडी हैं और प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। इस टाइम आप रिलायंस का सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि वो पेट्रोलियम में भी है और फूड प्रोडक्ट में भी है, टेलीकॉम में भी। दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन, जब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करने लगते हैं। तो 1951 में आपके पास, यानी 1956 से पहले ही लाइसेंस सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें इंडस्ट्रीज के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि उन्हें गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन बिफोर ओपनिंग एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री आप खोल रहे हैं, चाहे आप न्यू इंडस्ट्री खोल रहे हैं, चाहे ऑलरेडी इंडस्ट्री है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, या फिर आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं उसमें आप और प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में खास तौर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट ने काफी फोकस करा। एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, कार्व कमेटी। ये स्पेशली विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया, और ये कमेटी जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर
काम करने के लिए ही सेटअप करी गई। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर ही लोगों का उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और वो काफी रिस्की ऑक्यूपेशन है बच्चों, क्योंकि आपके पास, आपको पता है, मानसून पे डिपेंड करता था, तो वहां पर कई बार फसल बर्बाद हो जाती थी, तो बहुत सारी चीजें थी। तो एग्रीकल्चर एक तो रिस्की ऑक्यूपेशन था, दूसरे काफी सारी पॉपुलेशन हमारी ऑलरेडी इसमें लगी हुई थी। तो ये कंसेप्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का लाया गया, घर में आप छोटा मोटा काम खोल सकते हैं, इसके लिए बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर गवर्नमेंट को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि एक ऑल्टरनेटिव आपके पास क्रिएट हो गया, लोगों को भी लगने लगा कि एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे कितना डिपेंड रहते हैं, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, लोगों की इनकम जनरेट करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करी जाए, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी कदम उठाए एसएसआई को कहीं ना कहीं अपग्रेड करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। काफी प्रोडक्ट्स जो थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कहीं पर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कई प्रोडक्ट जो थे वो लिमिट कर दिए, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्वांटिफाई कर दिए, नाम दे दिए कि इन्हें बिग इंडस्ट्रीज बना ही नहीं सकती, इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी और वही मार्केट में सेल करेंगी। तो एक बहुत अच्छा कदम था, जिसकी वजह से बिग इंडस्ट्रीज इनका जो शेयर था वो कहीं ना कहीं छीन नहीं पाई। तो इनके लिए कुछ प्रोडक्ट फिक्स कर दिए गए कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनको कंसेशन दिए जाने लगे, सब्सिडीज इनको प्रोवाइड करी जाने लगी, इजी लोन, लो रेट पर इनको लोन प्रोवाइड करे जाने लगे। यानी काफी सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाए गए ताकि हमारे देश में एग्रीकल्चर का एक और ऑल्टरनेटिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा थी और पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना एक सही तरीका नहीं था। तो कुछ अच्छे कदम 1950 1990 में उठाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइसेंस सिस्टम आपके पास था। इसके अलावा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कदम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला कदम। तो डियर, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवाद।